टीएनस के ओमेगा को ओमेगा 3 सप्लीमेंट बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं। ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रास्यूटिकल या सप्लीमेंट बनाने वाले ब्रांड्स के पास ये सप्लीमेंट है। बट दिस ओमेगा हैज बीन नेम्ड एज ओमेगा लाइफ। So it is not just as a nutrient or just as a supplement which your body needs. It's a life element in many cases, but there are some things mixed with these supplements which makes it useful for life and which gives life to the omega-3 fatty acids. Because consumption of omega-3 fatty acids is not only important, omega-3 or omega-9, बट वो आपके शरीर में किस तरह से यूटिलाइज हो पाते हैं, ईपीए और डीएचए का जो कन्वर्सन है वो उसका कितना है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कोई चीज खा लेना, अब मैं एक क्लासरूम होता है, एक क्लासरूम में नॉर्मली 30-40 बच्चे होते हैं, राइट? लेकिन क्या एग्जामिनेशन में वो टीचर जो पढ़ाती है क्लास में या पढ़ाता है वो सबके लिए सेम पढ़ाता है? लेकिन आप बोल सकते हैं कि हर किसी का फैमिली बैकग्राउंड अलग है, कोई ट्यूशन पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है, किसी के पेरेंट्स उस पर ध्यान देते हैं, किसी के पेरेंट्स नहीं ध्यान देते हैं, तो उन सब चीजों पे वैरी कर सकता है एग्जामिनेशन का परफॉर्मेंस। बट व्हेन इट कम्स कि आपको क्लास में कोई चीज पढ़ाई गई, एक टीचर ने 30 स्टूडेंट्स को एक ही लेक्चर डिलीवर किया, और उस लेक्चर के बाद अगर आप उन 30 स्टूडेंट्स को इवेलुएट करें उस पर्टिकुलर लेक्चर के बारे में, तो क्या सबको सेम जानकारी होगी, सबका नॉलेज उस पर्टिकुलर लेक्चर के बारे में सेम होगा? ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल ग्रास्पिंग पावर के ऊपर भी, कि कौन कितना कॉम्प्रिहेंड कर रहा है, कौन कितना समझ रहा है, कौन कितना ग्रास्प कर पा रहा है, कौन कितना अब्सॉर्ब कर पा रहा है। तो लाइकवाइज सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स या मेडिसिन, इन सब के रिजल्ट्स भी इंडिविजुअली वैरी करते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी की कैपेसिटी जो होती है 3 रेस्पेक्ट्स में, उस सप्लीमेंट को अब्सॉर्ब करने की, उसके प्रति अडेप्टेबिलिटी और उसके प्रति रिस्पॉन्ड करने की, ये सभी इंडिविजुअल की अलग अलग होती है। उसको बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि किस बंदे के लिए कौन सा सप्लीमेंट कितना हद तक एब्सॉर्ब होगा, कितना हद तक यूजफुल होगा, या कोई भी मेडिसिन। एक ही बीमारी के लिए एलोपैथी में भी एक मेडिसिन एक पेशेंट को काम करता है, दूसरे को नहीं करता, उसको फिर दूसरी मेडिसिन दी जाती। उसके पीछे रीजन क्या है कि हर किसी के शरीर में अलग अलग कंडीशंस होते हैं। किसी का डाइजेशन का इश्यू होता है, कोई पानी कम पीता है, कोई गर्म एटमॉस्फेयर में रहता है, कोई ठंडे एटमॉस्फेयर में रहता है, कोई प्रॉपरली सोता है, कोई प्रॉपरली नहीं सोता है, कोई खाना ठीक से खाता है, कोई खाना ठीक से नहीं खाता है, किसी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, किसी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है। बहुत तरह के कंडीशंस होते हैं। फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको हर सप्लीमेंट और मेडिसिन के ऊपर लिखा हुआ रहेगा कि इसको इतने टेम्परेचर में स्टोर करना है। किसी को वो स्टोरेज फैसिलिटी है, कोई उस पर ध्यान नहीं देता है, या स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। तो ये सारी चीजें रिलेट करती है किसी प्रोडक्ट की यूजफुलनेस को बढ़ाने या घटाने में। तो ओमेगा, हमारा जो टीएनस ओमेगा है, उसके अंदर वो सारी चीजें इंक्लूड की गई है जो इसकी एफिकेसी को इनहेंस करने के लिए अप टू ऑप्टिमम लेवल जरूरी है, और इसको अप टू ऑप्टिमम लेवल सेफ बनाने के लिए भी जरूरी है। देन जब भी टीएनस कोई सप्लीमेंट बनाता है, तो सप्लीमेंट, बहुत सारे सप्लीमेंट हैं जो टीएनस ने उसके ऊपर, टीसीएम के ऊपर, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, जिसमें जो हर्ब्स का जो इस्तेमाल है उसके ऊपर फर्दर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च करके उनको ज्यादा ही अच्छा बनाया है, ज्यादा इफेक्टिव बनाया है, ज्यादा सेफ बनाया है। कुछ ऑलरेडी जो फॉर्मुलेटेड, ऐसा नहीं है कि जब 1995 में टीएनस बायोटेक ग्रुप शुरू हुआ उससे पहले कोई सप्लीमेंट नहीं थे दुनिया में। ये विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ओमेगा, ये सब चीजों के शरीर की जरूरत है, ये चीज तो पहले से ही वेल नोन फैक्ट था। और बहुत तरह के ब्रांड्स 1995 से भी मार्केट में कैल्शियम, विटामिन, मिनरल सब कुछ बना रहे थे।
तो जो अवेलेबल था मार्केट में बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स का, उसको भी लेकर के उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है कि इसके लिमिट्स को कितना इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। तो आप अगर आपके पास पुराना पीडीएफ हो, तो पुराने पीडीएफ में हमारे ही ओमेगा को, टीएंस का ओमेगा सॉफ्ट जेल पहले भी था और अब भी है, तो उसको अगर कंपैरिजन करेंगे आप, तो आप पाएंगे कि देयर इज अ होल लॉट ऑफ चेंज। पहले का जो ओमेगा था उसका पर्पस था केवल कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक करना, ईपीए डीएचए में कन्वर्ट करना, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल के बैलेंस को एस्टैब्लिश करना। इसीलिए जो उसका डेमो भी था वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता था। जो हम थर्मोकॉल के सेल्स के ऊपर करते हैं वो तुरंत ही मेल्ट कर देता था, और जो वो सॉफ्ट जेल था उसके अंदर जो लिक्विड था वो, उसकी जो विस्कोसिटी थी वो बहुत कम थी। लेकिन अब का जो कैप्सूल है अगर आप उसको देखेंगे तो उसका शेप थोड़ा सा चेंज हुआ है। उसके अंदर जो सॉफ्ट जेल है, उसके अंदर जो मटेरियल है, उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा गाढ़ा है, ज्यादा थिक है, और वो थर्मोकॉल को उतनी स्पीड से मेल्ट नहीं कर पाता है, लेकिन ये उससे ज्यादा एफिकेसी को बढ़ा रहा है। कैसे और उसमें ऐसा क्या किया गया है, वो चेंजेस को समझेंगे। तो इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ बढ़ते हैं। इसमें इंग्रेडिएंट्स देखिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं 36/24, ये टाइप्स हैं, और जिसमें ईपीए 360 और डीएचए का जो परसेंट है वो 240 होता है। तो उसके बाद ल्यूटिन है, उसके बाद जिंको बिल्बो एक्सट्रैक्ट है, पोटेशियम क्लोराइड है, साइट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स है, कैल्शियम फॉस्फेट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिनसेंग एक्सट्रैक्ट है, कैल्शियम स्कॉर्बेट है, वीट जर्म है, कोलिन साइट्रेट है, लिचिसिन है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, फेरस। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू कैन रीड एंड सी कि क्या क्या चीज है। लेकिन जो लोग पीछे से जानते हैं, पीछे जिन्होंने इस सेशन को अटेंड किया है, आई वुड लाइक कि आप में से कोई अपना हैंड रेज करे अगर उनको को होस्ट नहीं बनाया है। अगर बनाया है तो उनमें से कोई अपना माइक अनम्यूट कीजिए और मुझे बताते जाइए कि ये जो सप्लीमेंट्स में जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं उसके क्या क्या इस्तेमाल हैं। कौन बताएगा? कोई तो बताओ, किसी को तो पता होना चाहिए। ल्यूटिन जो होता है उसमें ओमेगा 3 के बारे में तो सबको जानते हैं, बहुत सारे उसके ऊपर है, इसके ऊपर पहले भी बता चुके हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है, ये होता क्या है? ओमेगा 3 फैटी एसिड, सबसे पहले जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में, या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में किसको जानकारी है? कृपया हैंड रेज कीजिए। अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो मुझे लगेगा मेरे पढ़ाने का कोई यूज नहीं है। आप लोग सेशन दर सेशन अटेंड करते जा रहे हो, कुछ लोगों का ये तीसरा चौथा सेशन होगा, बट यू पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओमेगा 3 के बारे में तो जानते होंगे, बाकी चीजों का क्या मीनिंग है वो मैं समझाऊंगा, बिकॉज दिस ओमेगा सेशन इज गोइंग टू बी लॉन्ग, बिकॉज इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और सबका रिलेवेंस बताना जरूरी है। तो अगर यही है कि मेरे बताने के बावजूद भी आप उसको नहीं बता पाएंगे, लाइक इट इज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम, इट्स फैटी एसिड्स। हमारे खाने से हमें क्या मिलता है? फैट मिलता है। हिरेन भेरा जी ने हैंड रेज किया है। हाँ जी, बताइए। सर, ओमेगा लाइफ जो है वो हमारे जितने भी बॉडी में एंजाइम बनते हैं उसको बैलेंस करने के लिए ओमेगा 3 जरूरी है। ओमेगा 9 वगैरह जो भी होता है तो उसको रिड्यूस कर देता है ओमेगा 3, और हमारे हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है। ओके, वो फाइन, वो किस लिए, लेकिन ओमेगा 3 करता क्या है? बाकी जो एसिड्स हमारे जैसे को ओमेगा 9 भी जो है तो वो बढ़ जाता है तो हमें काफी प्रॉब्लम कुछ फेस करनी पड़ती है। तो वो एसिड वगैरह जो है उनको वो सबसाइड करता है, उनको बैलेंस करता है। वो है, दीज आर फैटी एसिड्स, तो फैट को मेल्ट करने के लिए यूज होगा इसका, बट
what I want to know, what I am asking is कि ये काम कैसे करता है शरीर में, क्या काम करता है, ये है क्या चीज? चलिए आप एक बार पल्लवी मैम से पूछते हैं। जी पल्लवी मैम, आप बताइए। मैं थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ। बहुत सारी कंपनीज ओमेगा 3 बनाती है, किससे? फिश ऑयल से। बहुत सारी कंपनीज उसको वेजिटेरियन सोर्स भी है, जिसमें एक फ्लेक्स सीड ऑयल है, उससे भी बनाया जाता है। लेकिन ईपीए और डीएचए जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है फिश ऑयल में, वो भी उन फिश ऑयल में जो ठंडे पानी में रहती है। कहाँ रहती है? ठंडे पानी में रहती है। क्यों? लॉजिक बिहाइंड इज कि जो मछलियां या जो भी जीव ठंडे पानी में रहते हैं, ठंड में रहते हैं, उनको फैट की मोटी लेयर चाहिए टू सेफ गार्ड देयर इंटरनल पार्ट, टू सेफ गार्ड देयर सेल्स फ्रॉम द कोल्ड टेम्परेचर डिफरेंस। तो उनके सेल का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसमें ईपीए और डीएचए की जरूरत ज्यादा होती है। उस कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए जो उन फिश में से जो ऑयल निकाला जाता है उसके अंदर ईपीए और डीएचए का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। दैट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट क्वालिटी। तो एक चीज जो वेज सोर्स से ली गई है, जैसे फ्लैक्सीड ऑयल। दूसरी चीज जो ली तो गई है फिश ऑयल से, सार्डिन फिश हो या सैल्मन फिश हो, बट उनका जो उन फिश का जो फार्मिंग हुआ है, उन फिश का जो एक्सट्रैक्शन हुआ है, दैट इज नॉट फ्रॉम कोल्ड वाटर। और तीसरी कैटेगरी, उन फिश का जो फार्मिंग हुआ, एक्सट्रैक्शन हुआ है, वो आर्कटिक जैसे जगहों पे एकदम, जहां पे आइसी कोल्ड वाटर, जहां पे समंदर के निचले लेयर पे पानी का टेम्परेचर -35-45 तक रहता है, बर्फ जमी हुई रहती है। उसके ऊपर जहाज जाते हैं, गर्म पानी का स्प्रे करते हैं, और उन बर्फों के अगर नीचे जहां पे पानी धीरे धीरे गर्म होने लगता है, वहां पे जो फिश होती है उनको पकड़ा जाता है, और उनसे जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उससे जो ओमेगा 3 मिलेगा। आपको क्या लगता है कि बेहतर क्वालिटी किसकी होगी? दैट इज वाई मार्केट में ओमेगा 3 कैप्सूल्स, ओमेगा 3 सॉफ्ट जेल्स आपको 80 रुपए की बॉटल, 150 रुपए की बॉटल, 250 रुपए की बॉटल, 300 रुपए की बॉटल और 1000 रुपए की बॉटल भी मिलती है। दैट इज द डिफरेंस। Because the first thing which you encountered in the market, which comes over to your mind also, I have seen so many direct sellers, अच्छी कंपनीज के डायरेक्ट सेलर्स, जो प्रोडक्ट के यूजेस समझ जाते हैं और उनको लगता है ये प्रोडक्ट अच्छा है। दूसरों को तो वो ब्रांडेड, जो जिस ब्रांड को प्रमोट करें, भी टीएन्स और हर्बल लाइफ और एमवे, उसका देते हैं सप्लीमेंट, लेकिन अपने घर के लोगों के लिए वो मार्केट से सस्ते ब्रांड वाला खरीद के ले आते हैं। आई हैव सीन सच नेटवर्क, सच डायरेक्ट सेलर्स आल्सो, क्योंकि उनको लगता है ये प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, महंगा वाला लेना है, जब उनको खुद को नहीं समझ है। ये उनको लगता है ये महंगा है, महंगा क्यों है ये नहीं पता। सो दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। देन अब नेक्स्ट कम्स ल्यूटिन। तो ये कोई बता पाएगा? मैं बार बार पूछता रहता हूं, नहीं आता है तो जिनको आता है, जिनको बताना है। यहाँ पे आई एम नॉट टेकिंग एनी एग्जामिनेशन कि आप फेल हो जाओगे या मार्क्स कम हो जाएंगे। इट विल एनहांस योर नॉलेज, इट विल क्लियर योर कंफ्यूजन्स। तो अगर आपको ल्यूटिन के यूजेस नहीं पता, अगर किसी को आता है तुरंत बता दिया कीजिए, नहीं अगर रिस्पॉन्ड करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, मैं बताऊंगा। जो ल्यूटिन है वो होता क्या है, ये तो पता होगा, इतने दिनों से आप लोग। ल्यूटिन होता क्या है? ये एक कैरोटेनॉइड है। अब कैरोटेनॉइड, आप पूछोगे कैरोटेनॉइड क्या होता है? दो तरह की चीजें हैं, कैरोटेनॉइड और फ्लेवोनॉइड्स। इसके बारे में जानते हैं आप? ऑयल के एड में आपने इनके बारे में सुना होगा, कैरोटेनॉइड्स और फ्लेवोनॉइड्स के बारे में। ये एक तरह का फैट है, ये एक तरह का। आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? आई फील दैट यस सर, क्लियर है।
ये एक तरह का फैट है। कैरोटीनॉइड क्या है? ये एक तरह का फैट है जो येलोइश ऑरेंजिस कलर में होता है, ठीक है, और इसकी वजह से इसमें कलर भी जो है वो आता है। इसको जो ये कलर जो पत्तों में या फलों में ये जो कलर होता है जिनमें कैरोटीनॉइड्स होता है, उसमें जो वो कलर आता है, उसी को उसको कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स या कैरोटीनॉइड पिगमेंटेशन भी कहा जाता है, ठीक है। इसका काम क्या है? सिंस ये कैरेट में बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसको शायद वो नाम दिया गया होगा, क्योंकि कैरेट का भी वो कलर होता है। ये ग्रीन वेजिटेबल्स में भी होता है, अंदर होता है, ये ऑरेंज में भी होता है, बहुत सारे फ्रूट्स में, ग्रेन्स में, ये सब में होता है, ऑयल्स में भी होता है। तो इसका यूजेस क्या होता है? ये विटामिन ए के शरीर में एब्जॉर्प्शन के लिए भी होता है, और इसके अलावा ये कैंसर के फाइट करने के लिए भी इफेक्टिव माना जाता है कैरोटीनॉइड्स को। अब ये जो है ल्यूटिन जो है वो एक तरह का कैरोटीनॉइड है। ये क्या करता है? इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है? एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। तो जब हम ओमेगा 3 लेना शुरू करते हैं और ये हमारे बॉडी में जो फैट डिपोजिशन है उसको ऑल्टर करना शुरू करता है, उसको निकालना शुरू करता है, तो ऑब्वियसली इट विल गेट मेल्टेड। जो जम चुका है फैट वो मेल्ट होगा। जब उसमें ब्रेकअप शुरू होगा ईपीए डीएचए का, और वो फैटी एसिड्स दोज विल वर्क ऑन दोज फैट्स, तो एज ए रिजल्ट देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? सम हीट, because there is a chemical reaction. So that may cause some what? Inflammation in your arteries. So when omega 3 starts working inside your arteries, there is a risk, potential risk of inflammation in your arteries. So to reduce that risk, the lutein has been put in a quantity that is required in per capsule in this omega 3. इसके अलावा ल्यूटिन का एक और भी यूज है जो इससे फायदा पहुंचा देता है, ओमेगा को और भी स्पेशल बना देता है, कि ये जो ल्यूटिन है वो आंखों के लिए भी बेनिफिशियल है, और इसके अलावा जो जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो जो हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होता है जिसकी वजह से हमारी जॉइंट की मोबिलिटी अफेक्ट हो जाती है, तो वो उस चीज को ये क्या करता है? कम कर देता है। तो ये ओमेगा जो है, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के साथ साथ आंखों के लिए भी, जो हमारा ओमेगा है वो आंखों के लिए भी और जॉइंट्स के लिए भी अच्छा हो गया है। और इसके अंदर जो ल्यूटिन है वो 2 सोर्सेस से लेकर के डाला गया है, कैरेट से और टोमेटो से, ठीक है। अब ये जिंको बिल्बो एक्सट्रैक्ट क्या होता है? नाम तो इसका बड़ा ही मजेदार है। ये जो जिंको बिलोबा है या जिंको बिल्बो बोलते हैं इसको, ये एक तरह का प्लांट है। इसका यूजेस क्या है? ये फ्लेवोनॉइड्स है। ये फ्लेवोनॉइड्स क्या है? ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और टर्पेनॉइड्स भी बोल सकते हैं आप इनको। एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में मैंने जब पिछले प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ाया तो बहुत ही डिटेल में समझाया कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है। ये क्या करते हैं? हमारे ब्लड वेसल्स का डायलेशन शुरू करते हैं। डायलेशन मतलब फैलाना। तो जब ब्लड वेसल्स डायलेट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है? ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, और जो प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड में, जो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं ना, वो बड़े चिपचिपे होते हैं। आप लोगों ने कभी प्लेटलेट्स देखे हैं? जिसको डेंगू हो जाता है उसको प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है, किसी का खून लिया जाता है, उसमें से प्लेटलेट्स अलग किया जाता है और फिर उसको चढ़ाया जाता है। तो प्लेटलेट्स ना बड़ा चिपचिपा होता है, उसकी वजह से भी खून का जो फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, क्योंकि ब्लड की क्लॉटिंग के लिए भी जरूरी होता है। उसी की वजह से नहीं, अगर वो प्लेटलेट्स कम हो जाए तो खून फ्री फ्लो करने लगता है, इसीलिए एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है शरीर में जब प्लेटलेट्स डाउन होते हैं।
लेकिन प्लेटलेट्स का चिपचिपाहट अगर बढ़ जाए तो वो ब्लड के सर्कुलेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। अब ये क्यों जरूरी है जिंको बिल्बाओ या जिंको बिल्बो एक्सट्रैक्ट? क्योंकि ये आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, मतलब फैलाता है। ब्लड वेसल्स अगर डायलेट नहीं होंगे तो जो, अगर मान लीजिए आपके वेसल्स में फैट जमा है, या जिसको हम ऐसे बोल देते हैं कोलेस्ट्रॉल जमा है, अब वो कोलेस्ट्रॉल जमा तो है, आपने ओमेगा लेना शुरू किया, धीरे धीरे वो कोलेस्ट्रॉल वहां से जमा हुआ, मेल्ट होना, पिघलना, घटना शुरू हो जाएगा। तो जो चीज जमी हुई है वो अगर पिघलने, जहां पे कहीं पे मिट्टी जमी हुई है, आप उसमें पानी डालते हैं, साफ पानी डालते हैं। अगर मान लीजिए एक पाइप है जिसमें मिट्टी जम गई, मिट्टी जम गई है तो फ्लो कम हो गया, तो आप उसमें उसको साफ करने के लिए साफ पानी डालते हैं। तो जब वो पानी निकलेगा दूसरी तरफ, तो क्या वह उतना ही साफ रहेगा? क्या वो उतना ही पतला रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वो साथ में उस मिट्टी को घोल के ला रहा है, मिट्टी उसमें घुल चुकी है, तो वो थिक हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो जब ब्लड थिक होगा, क्योंकि उसमें जो फैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जमा है वो घुल के मिलने लगा है, तो ब्लड थिक होगा। तो थिक ब्लड को अचानक से तो फिल्टर नहीं होगा, वो किडनी पहुंचेगा, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरेगा, तब तक उसको उन्हीं ब्लड वेसल्स में से बहना है। तो अगर ब्लड वेसल्स डायलेट नहीं होंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, यानी ओमेगा 3 एडवर्स इफेक्ट दे देगा। समझे बात को? इस पॉइंट को समझे या नहीं आप लोग? लेट मी आस्क दिस, लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग। किधर गया हमारा? ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? जो नेक्स्ट हमारा है वो है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड के क्या यूजेज होते हैं? पोटेशियम पोटेशियम दो तरह के होते हैं, पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम क्लोराइड। जो पोटेशियम क्लोराइड है ये एक तरह का क्या है? फर्टिलाइजर भी है। पोटास डालते हैं ना खेतों में, दैट इज एक्चुअली पोटेशियम क्लोराइड। लेकिन इसको इसमें क्यों डाला गया है? ये एज ए एडिटिव बहुत सारी चीजों में मिलाया जाता है। ये फूड प्रोसेसिंग में भी इस्तेमाल होता है, ये मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है। तो मेडिसिन में या इस हमारे सप्लीमेंट में इसका क्या इस्तेमाल है? ये बॉडी में पोटेशियम के लेवल को मेंटेन करता है। जो हमारा शरीर है वो ब्लड प्रेशर 3 इलेक्ट्रोलाइट्स पे डिपेंड करता है, दैट इज सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड के लेवल को अगर मेंटेन रखा जाए तो जब ओमेगा 3 आपके ब्लड में से वो करेगा, उनको हटाएगा ब्लॉकेज को, तो उस समय ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखने में ये हेल्प करेगा। ब्लड प्रेशर को कम रखेगा लेकिन उसको एकदम से फॉल नहीं करने देगा। मान लीजिए कि आप एक किसी चीज में हवा पंप कर रहे हैं, हवा पंप कर रहे हैं, हवा पंप कर रहे हैं, और आपने उसको दबा के पकड़ा हुआ है, दबा के पकड़ा हुआ है, और अचानक से वो खुल जाए तो कैसा रिएक्शन होता है? तो वैसे ही अगर ब्लॉकेज अचानक से खुला तो फॉर अ मोमेंट द ब्लड प्रेशर विल गो डाउन ड्रेस्टिकली, अचानक से, फिर वो बैलेंस होगा, बट फॉर दैट मोमेंट एक ट्यूब है जिसमें ब्लॉकेज है, पानी प्रेशर मार रहा है, मार रहा है, मार रहा है, अचानक से वो अगर खुल गया वाल, तो इस तरफ का उधर से तो पिचकारी निकलेगी, इधर से क्या होगा? प्रेशर अचानक डिप करेगा, दैट में बी डेंजरस टू हेल्थ। हमारा काम बीपी को कंट्रोल करना है, डिक्रीज करना नहीं, राइट? ओमेगा 3 खाने से अगर इंसान को खाने के 1 घंटे बाद चक्कर आने लगे, अचानक से बीपी फॉल हो जाए, तो व्हाट इज द यूज? सो दैट इज व्हाई इसमें पोटेशियम क्लोराइड मिलाया गया है। उसके बाद जो साइट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स हैं उनका क्या यूज है?
जो साइट्रस बायोफ्लेवोनॉइड होते हैं ये फ्री रेडिकल्स को निकालने के काम में आते हैं। तो जब कोई जमी हुई चीज खत्म होगी तो ये जो फ्री रेडिकल्स भी पैदा होंगे, तो ये उसको बैलेंस करेगा। लेकिन इसका एडिशनल फायदा क्या हो जाता है इस ओमेगा 3 में, जो इसको और भी विशेष बना देता है कि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को, हमारे सेल्स की इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। तो यानी ये जो हमारा ओमेगा है वो शुगर के पेशेंट्स के लिए भी यूजफुल हो जाता है। इसके अलावा जो हमारा लिपिड मेटाबॉलिज्म है, जितने भी साइट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स हैं वो हमारे लिपिड के मेटाबॉलिज्म को भी इनहैंस करते हैं। यानी जो लिपिड है वो हमारे शरीर में ठीक से एब्जॉर्ब होने लगता है। इसके अलावा ये सूजन को कम करने में भी यूजफुल है, तो उसकी वजह से जो जॉइंट्स वगैरह का सूजन है उसमें ये काम आता है। तो इस तरह से ये हमारे जो शरीर के जो जॉइंट्स हैं उसमें जो सूजन आती है, उसकी वजह से पेन होता है, स्टिफनेस आ जाती है, उसके लिए भी ये हमारा ओमेगा काफी यूजफुल हो जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट। व्हाट इज इट इज यूज फॉर? कैल्शियम का तो इस्तेमाल आप सबको पता है, लेकिन कैल्शियम फॉस्फेट का ओमेगा में डालने का क्या तुक है? दैट इज व्हाट आई वांट टू नो। एनीवन कैन टेल? वैसे तो हेल्दी बोन के डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम है तो आप सीधे रिलेट कर सकते हैं, बट हम ओमेगा ले रहे हैं, ओमेगा वी आर टेकिंग फॉर सम डिफरेंट पर्पस, तो उसमें कैल्शियम फॉस्फेट डालने का क्या लॉजिक है, क्यों डाला गया है? ऑब्वियसली कैल्शियम फॉस्फेट डाल दिया है तो हमारा ओमेगा हड्डियों के लिए भी बेनिफिशियल हो गया है। मतलब एक तीर से आप कई शिकार कर रहे हैं। बट व्हाट इज द लॉजिक, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट डाला क्यों गया? जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो जो बाइल एसिड मेटाबॉलिज्म है, when you're taking omega, तो obviously these are fatty acids, तो your body is getting additional acid, तो जो उसकी वजह से एसिडिटी ना बढ़ जाए किसी पर्टिकुलर इंसान की, ऑल्दो फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है डाइजेशन में, उसको ये अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि इतनी क्वांटिटी में फैटी एसिड तो एक ओमेगा कैप्सूल देता नहीं है। बट दोज हु आर ऑलरेडी सफरिंग विथ एसिडिटी प्रॉब्लम्स, और जिनको एसिडिटी प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, उनको तो उनका जो लिपिड मेटाबॉलिज्म होता है वो और खराब होता है, उनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम और ज्यादा होती है। इट हैज बीन कंसीडर्ड कि ज्यादातर लोग जो कोलेस्ट्रॉल से सफर कर रहे होते हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म से सफर कर रहे होते हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर से, उनमें से ज्यादातर लोग एसिडिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। तो इट माइट इंक्रीज देयर एसिडिटी। सो फॉर दैट रीजन जब उसमें कैल्शियम फॉस्फेट मिलाया जाता है तो कैल्शियम फॉस्फेट जो बाइल एसिड मेटाबॉलिज्म है, मतलब एसिड को न्यूट्रलाइज करने की जो बाइल की कैपेसिटी है, उसको इनहैंस करता है। और इसके बाद इसका दूसरा काम है, ये एक तरह से बाइंडिंग का काम करता है। जब हमारा वही ब्लड जिसमें वो फैट है वो किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए जाता है, तो उसके एक्सक्रीशन में भी ये हेल्प करता है, उसको शरीर को उस ब्लड स्ट्रीम से बाहर निकालने में ये हेल्प करता है। ठीक है। देन मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड किस लिए होता है, क्यों यूज होता है? आप लोगों में से किसी ने स्कूल में साइंस नहीं पढ़ी है क्या? ये सब स्कूल के पीछे बैठ के पढ़े हो, खिड़की से कूद के इमली के बगीचे में। मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जो स्कूल लेवल पे पढ़ाई जाती है, 6th 7th 8th लेवल पे ये सब चीजों का पढ़ाया जाता है शॉर्ट में, यूजेस की क्या है। ये भी एंटासिड है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है, जो एंटासिड आप लेते हैं ना एसिडिटी होने पे टैबलेट्स, उसमें इस्तेमाल किया जाता है उस मेडिसिन में, ये भी एंटासिड है। ये जो हार्ट बर्न, जिन लोगों को
हार्ट बर्न, जैसे छाती में जलन, ये सब की समस्या हो जाती है। एसिडिटी, खट्टी डकारे, एसिडिक इंडाइजेशन, तो ये भी इसलिए डाला गया है इसमें। देन जिनसेंग एक्सट्रैक्ट, जिनसेंग एक्सट्रैक्ट क्यों यूज होता है? बताइए। जिनसेंग तो बहुत ही फेमस सप्लीमेंट है, इसके बारे में बहुत सुना होगा आपने। बता दो कोई। This is also having antioxidant properties and anti-inflammatory effects. If there is a blockage, there will be inflammation. So this also counters that inflammation wala effect and also is helpful for your joints. ये शरीर में कहीं भी inflammation. Now there is calcium ascorbate. कैल्शियम ascorbate क्या होता है? बताओ। अगली बार से किसी पुराने वाले को नहीं रहने दूंगा सेशन में, कोई फायदा नहीं है, तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो। कैल्शियम ascorbate ये होता क्या है? यूजे छोड़ो, क्या होता है ये बता दो। कैल्शियम ascorbate इज ए फॉर्म ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के क्या यूजेज होते हैं ये बता दीजिए। मैंने और इजी कर दिया, कैल्शियम ascorbate इज ए फॉर्म ऑफ विटामिन सी। ना वाई विटामिन सी इज यूज्ड, वो तो पता होगा। ओमेगा से क्या उसका कनेक्शन है वो मैं लिंक करके बता दूं, लेकिन विटामिन सी तो बड़ा कॉमन चीज है, छठी क्लास में पढ़ा होगा। स्किन के लिए। अच्छा, पहले डूबी मैम, पहले एक चीज बताओ कि आप और सविता जी क्लासमेट थे? यस सर। तो ये क्या स्कूल के पीछे बैठती थी? अरे ये सर ये बायो मैथ पढ़ती की थी, स्टूडेंट थी और मैं मैथ्स साइंस की स्टूडेंट थी। ये क्या पढ़ती थी? होम साइंस। मैथ की स्टूडेंट थी। मैं मैथ्स पढ़ती थी, ये बायो पढ़ती थी। हाँ बताइए। सर विटामिन सी स्किन से रिलेटेड होता है, वैसे तो ये हमारे स्किन के वो लिए बहुत ज्यादा इम्यूनिटी को भी तो अच्छा करता यूजफुल होता है, इम्यूनिटी को अच्छा करता है। कैल्शियम हो जाता ascorbate बहुत सारे सप्लीमेंट्स में डाला जाता है। है। ये एक नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट है दैट इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव। ठीक है, है। क्या है प्रिजर्वेटिव से पहले क्या बोला? नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट या एनपीआई, नॉन पार्टिसिपेटिंग इंग्रेडिएंट। ये क्या होता है? जो आपके ट्रीटमेंट प्रोसेस में पार्ट नहीं ले रहा है, ठीक है। तो कैल्शियम, लेकिन अब ये ओमेगा में डाला गया है, बहुत सारे इसमें डाले जा सकते हैं, ये बहुत सारे फूड में भी डाला जाता है, लेकिन ओमेगा से इसका क्या लिंकेज? हरेश सर बताएंगे। हाँ बताइए सर, बताइए। सर ये मेरे हिसाब आप बता रहे हो, एक ये मतलब लंबा टाइम चलने वाली टेबलेट रहेगी, जो होता है वो किसी चीज को वो खराब तो नहीं वो करती। उसके लिए तो ये बहुत सारी दवाइयों में मिलाया जाता है, लेकिन इसका ओमेगा से एक जो ओमेगा का पर्पस है उससे स्पेशल लिंकेज है। ये क्या करता है, किडनी के फिल्ट्रेशन प्रोसेस को, किडनी के क्लींजिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है। मतलब किडनी का काम है फिल्ट्रेशन करना, लेकिन फिल्ट्रेशन करने के चक्कर में किडनी खुद गंदी हो जाती है। तो जब हम ओमेगा लेते हैं तो हमारे ब्लड में बहुत सारी फैटी अशुद्धियां आ जाती हैं जो खून को ज्यादा चिपचिपा बना देती हैं, और वो जो खून है उसका फिल्ट्रेशन करने में किडनी के फिल्टर्स के ऊपर एक चिपचिपी लेयर जम जाती, तो उसको इरेडिएट करने, उसको निकालने के लिए कैल्शियम ascorbate यूजफुल होता है।
उसके बाद है व्हीट जम। व्हाट इज व्हीट जम? व्हीट जम ऑयल के क्या बेनिफिट्स हैं? व्हीट मतलब गेहूं, जम मतलब कीड़ा, तो जो गेहूं में कीड़ा लग जाता है वही हो गया व्हीट जम, है ना? हाँ, श्रुति मैम आ गई। बताइए सर। व्हीट जम मतलब स्किन को मॉइस्चराइजर करता है और एंटीऑक्सीडेंट है, और इससे विटामिन ई भी मिलता है, और मेटाबॉलिक बताइए। मेटाबॉलिक मतलब उसमें बॉडी में भी मतलब सारे सेल्स को भी बैलेंस में करता है, और एंटीऑक्सीडेंट भी है इसके लिए। और ये है तो गेहूं का कीड़ा है, गेहूं रोगाणु बोलते हैं हाँ, इसको हिंदी में। गऊ के जा रहे हैं। हाँ। लेकिन इसका ओमेगा 3 के साथ मिक्स करने का क्या लिंकेज? सर इतना ही पता है। क्यों इतना ही क्यों पता है? तो लोगों ने हैंड रेज किया, सुन लेते हैं। अकीला जी आप बताइए। 100% तो नहीं मालूम, बट आई गेस जैसे आपने बताया कि किडनी भी क्लीन अनक्लीन हो जाती है, गंदी हो जाती है, तो वन ऑफ द थिंग्स विद रिगार्ड्स टू इट इज क्लींजिंग, तो मे बी क्लींजिंग द ऑर्गन। क्लींजिंग द ऑर्गन ऑल्सो एंड क्लींजिंग द ब्लड वेसल्स ऑल्सो। अगर आपका जो ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल मिक्स हुआ है एज ए इफेक्ट ऑफ यूजिंग गुड क्वालिटी ओमेगा, वो क्या करता है, वो जो कोलेस्ट्रॉल उसमें वो फिर से कहीं ना कहीं चिपकने की कोशिश करता है, ठीक है? तो वो जो चिपकता है उसकी वजह से जो गंदगी आती है और ब्लड में अचानक से जो गंदगी बढ़ती है, जिसकी वजह से जो स्ट्रोक का रिस्क ना बढ़ जाए, कहीं ऐसी जगह ना जम जाए, तो उस काम में ये हेल्प करता है। ये जो आर्टरी, इसमें विटामिन ई होता है, विटामिन ई होता है। तो जो व्हीट जम ऑयल, जो विटामिन ई है, वो क्या करता है, आर्टरीज की जो वॉल है, इनर वॉल है, उनको फिसलन भरा, उनके ऊपर एक लेयर क्रिएट करता है जो उनको फिसलन भरा बना देता है, जिसकी वजह से कहीं भी जो गंदगी है वो जमने नहीं पाती है। उसके बाद क्या है, कोलिन साइट्रेट। ये क्या होता है? कोलिन साइट्रेट क्या होता है? ये लिवर और ब्रेन के फंक्शन को स्टिमुलेट करता है, रेगुलेट करता है, इनहैंस करता है। तो यहां पे ये इसलिए डाला गया है कि ये जो हमारा लिवर का जो लिपिड मेटाबॉलाइज करने का जो कैपेसिटी है उसको इनहैंस करे और ओमेगा हमारे शरीर में ठीक से एब्जॉर्ब हो, जो हम ओमेगा 3 ले रहे हैं वो सही से एब्जॉर्ब हो, बॉडी में डाइजेस्ट हो, उसके लिए ये डाला गया है। लेकिन ये डालने से क्या होता है, जो ओमेगा 3 है वो हमारे ब्रेन के लिए भी, जो हमारा ओमेगा लाइफ है वो हमारे ब्रेन के लिए भी अच्छा हो जाता है। देन इज लेसिथिन। व्हाट इज दिस लेसिथिन? बताइए। सर लेसिथिन हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और कोलेस्ट्रॉल को लो करता है, इसीलिए। अभी तक मैं आपको एक नॉर्मल चीज बता देता हूँ। अभी तक जो हमने पढ़ा, कोलिन साइट्रेट से पहले व्हीट जम तक, ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसमें ओमेगा में डाले गए हैं उसको सेफ बनाने के लिए। और अब जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाले गए हैं उसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो बॉडी में, उसके लिए, इसको सेफ और इफेक्टिव बनाने के लिए ऊपर के इंग्रेडिएंट्स। और अब जो हम डाल रहे हैं वो बॉडी में एब्जॉर्प्शन, तो लेसिथिन भी जो डाइजेशन को इंप्रूव करके। देन ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, तो ओमेगा 3 को बहुत सारी चीजें ऐसी डाली गई जो एंटीऑक्सीडेंट है, तो ओमेगा 3 जो हमारा ओमेगा लाइफ है वो अपने आप ही एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट बन जाता है। लेकिन उसके अलावा ग्रीन टी क्या करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प करता है, फ्री रेडिकल एक्सकैवेंजर है,
तो वो फिर से वो जो ओमेगा के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है हमारे लिवर से टॉक्सिन्स निकाल करके। जो फेरस फ्यूमेरेट है वो क्या करता है? फेरस फ्यूमेरेट बताओ श्रुति मैम, लास्ट टाइम मुझे लगता है ये ओमेगा वाला चैप्टर आपने ही पढ़ाया था। आपको को होस्ट बनाया हुआ है, आप हैंड रेज मत करो, बोला करो। सर फॉरस वो आयन में हमारा जो ब्लड आयन होता है वो क्लींजिंग करता है। और ये खून बढ़ाता भी है, खून की मात्रा को भी बढ़ाता है। जो ब्लड में हमारा आयरन है ना, ये एनीमिया की डेफिशिएंसी के लिए यूज होता है फेरस फ्यूमेरेट। तो जब हमारे ब्लड में आयरन बढ़ेगा तो उसके जितने फायदे हैं वो सब बढ़ेंगे, जिसमें से एक होता है ब्लड सर्कुलेशन का इंप्रूव होना। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन का इंप्रूव होगा तो जो ओमेगा 3 है वो पूरे शरीर में, क्योंकि ब्लॉकेज तो कहीं भी हो सकता है, सेल मेम्ब्रेन तो हर जगह है, तो ओमेगा 3 जो पूरे बॉडी में ट्रैवल करेगा, जो सेल्स तक पहुंचेगा, वो कैसे पहुंचेगा? ब्लड के ही थ्रू ही पहुंचेगा। तो इसीलिए फेरस फ्यूमेरेट डाला गया। उसके अलावा विटामिन B3 है, नियासिनामाइड, उसका क्या यूज है बताइए? वो स्किन को हमारे जो स्किन की जो लेयर्स होते हैं उसको प्रोटेक्टिव करने के लिए डाला है इसको। हाँ, तो इसीलिए क्या होता है कि जब एक गाढ़ा खून आपके उसमें बह रहा है तो ये जो विटामिन B3 है वो जो हमारे ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड वेसल्स के जो इनर लाइनिंग होती है उसको तो प्रोटेक्ट करता ही है, और जो ब्लड में फैट लेवल है उनके सॉल्युबिलिटी को भी ये बढ़ाता है, जो विटामिन B3 है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर घटाने में ये सहायक है। लेकिन B3 की वजह से टाइप 1 डायबिटीज को भी हेल्प मिलता है। तो इसीलिए एनीमिक लोगों में भी, क्योंकि इसमें फेरस फ्यूमेरेट है, और जो टाइप 1 डायबिटीज वाले हैं उनमें भी ये दिया जाता है। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट क्या करता है वो हम पढ़ चुके हैं। पिपरीन है, जिंक ऑक्साइड है, जिंक के हम बारे में हम पढ़ चुके हैं। कैरोटीनॉइड्स के बारे में बता दिया, विटामिन के बारे में हमने मल्टीविटामिन में पढ़ लिया कि वो क्या करते हैं हमारी बॉडी में और किस तरह से हमारे डाइजेशन प्रोसेस को इंप्रूव करते हैं। उसके बाद बचता है बैसिलस कोएगुलेनस। ये क्या करता है? बैसिलस कोएगुलेंस सर वो एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो प्रीबायोटिक है। हम्म, और वो हमारे डाइजेस्टिव इन्फेक्शन में जो मतलब बॉन का जो डिसऑर्डर होता है उसको इम्प्रूवमेंट करता है। बैसिलस कोएगुलेंस बेसिकली हमारे इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइन द्वारा जो फैटी एसिड है उसके एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। ये जो बैक्टीरिया है, जब हम ओमेगा 3 खाते हैं और वो जो जल जाता है अंदर, उसको ब्रेक करके जो EPA और DHA में जो ब्रेकअप होता है वो ऑटोमेटिकली डाइजेशन के प्रोसेस में होता है, लेकिन उस ब्रेक को इनहेंस करने के लिए, तो इसकी वजह से जो वो एब्जॉर्प्शन है EPA DHA के रूप में कन्वर्सन हो करके वो हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। ये बैक्टीरिया की संख्या अगर हमारे इंटेस्टाइन में बढ़ गई तो ये एक एक्टिव बैक्टीरिया है, लाइव बैक्टीरिया, राइट। अब कोएंजाइम Q10 का क्या यूजेज है? ब्रेन हॉर्मोन्स के लिए और कैंसर ट्रीटमेंट में भी वो एक काम करता है। फिर हार्ट अटैक में, माइग्रेन में, पार्किंसन में, उन सब चीजों में वो हेल्पफुल है। ये जो कंजेस्टिव जो हार्ट फेलियर है उससे बचाता है। तो जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ उनको उसका खतरा रहता है, तो साथ में ये प्रोटेक्टिव सपोर्ट देता है और ओमेगा 3 की पावर को इनहेंस करता है व्हेन इट कम्स टू हार्ट हेल्थ। कॉपर सल्फेट क्या करता है? वो एलर्जी को कंट्रोल करता है सर, मतलब हार्ट, किडनी, लिवर में जो फंगस होता है उसको उससे बचाने के लिए। हार्ट, किडनी और लिवर में, तो जो हार्ट में जब हम ये प्रोसेस शुरू करते हैं तो फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से भी हार्ट में चोकिंग होने का, ये सब का खतरा रहता है। फैट जहां जमा हुआ है, कोई चीज जहां जमती है वहां पे फंगस के प्रोडक्शन का खतरा रहता है, तो ये उससे बचाता है। देन क्रोमियम पिकोलिनेट, ये क्या करता है इसके बारे में तो पढ़ा हम लोगों ने अभी। फॉलिक एसिड क्या करता है पढ़ा हमने। पोटेशियम आयोडाइड क्या करता है पढ़ा। बायोटीन क्या करता है? सर बायोटीन वो प्रेगनेंसी के लास्ट 3 मंथ्स
को भी दिया जा हेल्पफुल रहता है, और स्किन, हेयर, नेल्स के लेयर्स को रिपेयरिंग के लिए ये तो हेल्पफुल है। बायोटीन सबसे ज्यादा हेल्पफुल माना जाता है, पूरी दुनिया में नोन है ये हेयर के हेल्थ के लिए, बालों के लिए। आप शैम्पू के ऐड में, ऑयल के ऐड में बायोटीन बार बार सुनते होंगे। हाउ इट इज कनेक्टेड टू द ओमेगा। इसीलिए हमारा ओमेगा जो है वो बालों के लिए अच्छा है। नॉर्मली ओमेगा बालों के लिए, क्योंकि बहुत सारे ओमेगा फॉर्मुलेशन में बायोटीन बायोटीन डाला ही जाता है, बट हाउ इट इज कनेक्टेड टू ओमेगा, ओमेगा में डाला क्यों जाता है। बताओ। ये हार्ट का प्रोटेक्टर है। जो हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं ना, वाल्व के चैम्बर्स, उसकी जो इनर लेयर होती है ना, मेम्ब्रेन, ये उसको स्ट्रेंथन करता है। तो ओमेगा, आप केवल ओमेगा 3, हमारा जो ओमेगा है वो केवल ओमेगा 3 एसिड के तौर पे नहीं ले रहे हो, ये आप कंप्लीट हार्ट हेल्थ के लिए ले रहे हैं। टू इनहैंस इस कैपेबिलिटी, पहले जो कुछ एडिटिव्स थे वो इसलिए डाले गए कि ये सेफ बने, दूसरा जो ग्रुप था वो इसलिए डाला गया कि ये एब्जॉर्ब ठीक से हो, और तीसरा जो ग्रुप है वो इसलिए, जैसे कोएंजाइम Q10 है, कॉपर सल्फेट है, फॉलिक एसिड है, बायोटीन है, विटामिन के है, और सोडियम सेलेनाइट। सोडियम सेलेनाइट क्यों डाला जाता है, बताइए श्रुति मैम। सर वो मतलब इरिटेशन जैसी होती है ना स्किन और आईज में, मतलब खुजली जैसा, वो तो उसका मेन काम है, उसकी वजह से ये ओमेगा उसमें भी फायदेमंद हो जाता है। लेकिन व्हाट रिलेट्स इट टू ओमेगा। सोडियम सेलेनाइट एक तरह का इंसेक्टिसाइड है, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए यूज किया जाता है, उसमें ये जो इसका इंडस्ट्रियल यूज होता है। लेकिन ओमेगा में ऐसी चीज क्यों डाली गई। मतलब सर वो हमारे हार्ट में प्रोटेक्ट भी रहता है ना सर, मतलब उसमें इन्फेक्शन कहीं पे भी ना लगे। जो आप यहाँ देख रहे हैं सोडियम सेलेनाइट .7 है। अगर आप कोई पढ़ेगा ना, कोई ज्यादा ज्ञानी आदमी जब पढ़ेगा आपका कॉम्पोजिशन, तो बोलेगा अरे इसमें तो सोडियम सेलेनाइट है, ये तो कीड़े मारने की दवा होती है, ये तो जहर है, तुम्हारे ओमेगा में जहर डाल दिया। बोलेगा कि नहीं बोलेगा। लेकिन सोडियम सेलेनाइट .7 है, आप इसको ठीक से पढ़ेंगे तो क्या है, सोडियम सेलेनाइट .7। तो ये एक इसका टाइप है सोडियम सेलेनाइट का, जो मेडिसिन के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, जो मेडिसिन के लिए ही बनाया गया है। इसको ओमेगा से कैसे रिलेट किया जाए, मतलब कैसे रिलेट करेंगे क्या, ऑलरेडी रिलेटेड है। हिरेन भेरा जी, हाँ बताइए आप। सर जो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल जो बैक्टीरिया जो बनेगा, तो उसको बैक्टीरिया क्यों बनेगा करने ओमेगा लेने से। हमारे बॉडी में जो जर्म्स वगैरह जो है, तो ओमेगा ये लेने से इसमें जो सोडियम सेलेनाइट है, तो वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए वो हेल्प करेगा। नहीं, वो कनेक्शन नहीं है इसका, बिकॉज ये जो हम कीड़े मारने वाली दवा वाला जो वेरिएंट है ना सोडियम सेलेनाइट का, वो यूज ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये एंटी नियोप्लास्टिक इफेक्ट देता है। व्हाट इज एंटी नियोप्लास्टिक। एंटी नियोप्लास्टिक का मतलब क्या होता है। एंटी नियोप्लास्टिक मीन्स कैंसरस, एंटी नियोप्लास्टिक मीन्स एंटी कैंसरस, जो कैंसर्स को ठीक कर सकते। इसलिए कैंसर के पेशेंट को भी ओमेगा दिया जाता है और सोडियम सेलेनाइट दिया जाता है, जो सोडियम सेलेनाइट .7 है। तो लेकिन एंटी कैंसरस का क्या मतलब, व्हाई इट इज इन ओमेगा। व्हेन यू आर डेफिशिएंट विथ ओमेगा 3, तो क्या होता है, आपके जो सेल्स के सेल मेम्ब्रेन खराब होने लगते हैं।
when you start to repair it, when you give omega, when you start to repair it, तो जो खराब सेल हैं बॉडी में वही तो कैंसर सेल में कन्वर्ट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो रिपेयर को रेसिस्ट करते हैं। जब रिपेयर को रेसिस्ट करते हैं तो दे टेंड टू ग्रो इन साइज, और उनको कैंसरस सेल्स को बढ़ावा मिल सकता है। सोडियम सेलेनाइड डाल देने से वो प्रक्रिया जो है वो रुक जाती है, और कैंसरस सेल्स को काउंटर करने में, क्योंकि आप ओमेगा देंगे, सेल मेम्ब्रेन को मजबूत करेंगे, तो बॉडी में इनएक्टिव कैंसर सेल जो है, कहा जाता है ना कि कैंसर सेल हर किसी की बॉडी में होती है, तो आप उसको भी मजबूत करेंगे। आप ओमेगा दे तो रहे हो हेल्दी सेल को मजबूत करने के लिए, लेकिन कैंसरस सेल भी तो है बॉडी में, उसको भी तो ओमेगा मिल जाएगा, तो आप उसको भी मजबूत कर देंगे। लेकिन अगर ओमेगा 3 के साथ साथ सोडियम सेलेनाइड भी पहुंचेगा तो क्या करेगा, ये मार देगा कैंसरस सेल। ये एंटी नियोप्लास्टिक है, ये मार देगा कैंसरस सेल को। यानी ओमेगा से जो एक पोटेंशियल थ्रेट है कि ये कैंसरस सेल को मजबूत बना सकता है, उस खतरे को, वैसे वो जो रिस्क है दैट इज ऑलमोस्ट निल, बहुत कम, रेयरेस्ट इन द रेयरेस्ट केसेस में ऐसा हो सकता है। बट इतना भी चांस क्यों लेना है जिसकी वजह से इसमें बहुत ही लिमिटेड, सबसे कम, मैंने कहा ना कि जो इंग्रेडिएंट पहले लिखा गया है वो सबसे ज्यादा होता है, तो ये सबसे कम डाला गया है क्योंकि इसका सबसे कम यूज है। तो ये तो हो गई इंग्रेडिएंट की बात। अब एफिकेसीज, यहाँ पे शॉर्ट में एफिकेसी बताया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो मैंने तो खैर डिटेल में समझा दिया कि जो ईपीए और डीएचए है वो मे बी बेनिफिशियल टू ओवरऑल हार्ट हेल्थ एंड एज दे हेल्प सपोर्ट अ लो फैट डाइट, इनहेंसेस इम्यून सिस्टम। जो ओमेगा 3 है उसका जो इम्यून सिस्टम है, जी रूबी जी बताइए। सर पूछना था। हाँ हाँ पूछिए। सर क्रोमियम पिकोलिनेट क्यों दिया जाता है सर इसमें ओमेगा में? क्रोमियम पिकोलिनेट क्यों होता है? यस सर, यस सर। क्रोमियम पिकोलिनेट क्या होता है? क्रोमियम पिकोलिनेट हमारे क्रोमियम पिकोलिनेट के बारे में पढ़ाया था ना। क्रोमियम पिकोलिनेट हमारे और भी एक सप्लीमेंट में है, किसमें है? जिमनिमा में। यस सर जिमनिमा में। हाँ, तो ये कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए, आपको बताया था कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए यूज होता है। लेकिन ये अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल पे ये कैसे काम करता है, राइट? यस सर। तो क्रोमियम पिकोलिनेट क्या है वो बताया था जब मैंने जिमनिमा पढ़ाया था। तो क्रोमियम पिकोलिनेट कैसे काम करता, क्या है वो बताया था। क्रोमियम का ये एक डेरिवेटिव है, क्या चीज से बनता है? प्रोटीन से, ठीक है? यस सर। तो जो हमारा जो ईपीए है ना, ईपीए को क्या बोलते हैं? क्या सर? ईपीए जो है, जिसको एलडीएल भी बोला जाता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ओके। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं ना, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये दोनों क्या चीज के डेरिवेटिव है? प्रोटीन के डेरिवेटिव है। प्रोटीन के। जब प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है तो उसके फलस्वरूप, मतलब उसको करने के लिए इन दोनों की जरूरत होती है प्रोटीन के सिंथेसिस में। और प्रोटीन के सिंथेसिस को क्या करता है क्रोमियम पिकोलिनेट? इनहैंस करता है। ओके। तो इसीलिए क्रोमियम पिकोलिनेट इसमें डाला गया है। इनहैंसेस इम्यून सिस्टम एक्ट, क्योंकि जब हम आप कोलेस्ट्रॉल का जो रिपोर्ट पढ़ते होंगे तो उसमें ईपीए डीएचए नहीं आता, एलडीएल एचडीएल का रेशियो लिखा रहता है, ना एलडीएल। एलडीएल हाई हो गया, एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो प्रोटीन का अगर सिंथेसिस ठीक से होगा तो ही वो रेशियो मेंटेन बैलेंस रहेगा। ओके। इनहैंसेस इम्यून सिस्टम एक्ट एज इम्यूनोमॉड्यूलेटर। तो अगर ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर है तो इसका सबसे बेहतर यूज किस चीज में हो सकता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में ये कैसे हेल्प करता है? ऑटो इम्यून बीमारियां क्या होती?
बताओ, कोई जो दूसरा अपने बंदा बताओ कि ऑटो इम्यून बीमारियां जो क्या अपने होती आप हो जाती है। हमारी बॉडी में जिनसे लड़ने की क्षमता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? मतलब वही तो मैं पूछ रहा हूँ। वो ठीक नहीं हो सकता, उसको लाइलाज बोलते हैं। जो हमारे इम्यूनिटी सेल्स है ना, वही हमारे हेल्दी सेल्स को मारने लगते हैं। मार लगते हैं सर। तो इसीलिए उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। मतलब जो इम्यूनिटी सेल्स है वो ऑटोनोमस ढंग से काम करते हैं, वो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं रहते। कल जल्दी जाने का, इसलिए आप यहाँ पर काम खत्म किया। ठीक है, वो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं रहते, वो ऑटोनोमस ढंग से काम करते हैं। ऑटोनोमस बॉडी होता है ना, जो किसी के कंट्रोल में नहीं होती, बोलते हैं ना स्वायत्त संस्था। जैसे सरकार यस में सर। भी होता है ना ऑटोनोमस बॉडीज को क्या बोलते हैं? स्वायत्त संस्था, जो सरकार के यस कंट्रोल में सर। नहीं। तो कुछ वैसे चीजें ही जो हमारे भी कंट्रोल में नहीं होती। जब वो जो इम्यूनिटी सेल्स है वो ऑटोनोमस हो जाते हैं, मतलब वो दिमाग के कंट्रोल में नहीं रहते, वो अपनी मर्जी से काम करें। ठीक है, सांड बन जाते हो, जो सामने आया मारो। तो उस केस में होता क्या है कि उनको जब कुछ चीज हम देते हैं ताकि उनको हम ठीक कर सके, तो व्हाट दे डू, दे डोंट रिसीव इट। जो उनका सेल मेम्ब्रेन होता है वो उनकी संरचना को ऐसा बना देता है कि वो बाहर से रिसेप्टर्स को ही क्लोज कर देता है, बाहर से किसी सिग्नल को वो रिसीव करने के लिए तैयार ही नहीं। तो उस सेल मेम्ब्रेन को ठीक करने के लिए ओमेगा हेल्प करता है। जब उसके ऊपर जो जमी हुई फैट को वो हटाना शुरू करता है, तो वो धीरे धीरे ब्रेन से जो हार्मोन, ब्रेन कैसे देता है किसी चीज को सिग्नल्स, हार्मोन्स के थ्रू, एंजाइम्स के थ्रू या बायोइलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। तो जो ब्रेन रिलीज करता है उन सेल्स को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स, उसका रिसेप्शन उनमें बढ़ता है। मतलब किसी ने दारू पी लिया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, अब उसको अब दारू का एंटीडोट दे रहे हो, नशा उतारने की दवाई दे रहे हो, वो खाए तब ना। तो इसीलिए जो एलोपैथी मेडिसिन फेल हो जाता, बोलता नहीं ये ठीक नहीं होने वाली बीमारी है, क्योंकि वो दवा खाता ही नहीं है वो सेल, तो ठीक कैसे होगा? तो ये उस चीज में हेल्प करता है, इसीलिए इम्यूनोमॉड्यूलेटर के तौर पे काम करता है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का ये इलाज नहीं है, बट उसको ट्रीट, उसका इलाज तो ब्रेन ही कर सकता है। ब्रेन को ही पता है इसको कौन सा हार्मोन देंगे कि इसको अपना भूत भविष्य याद आ जाएगा कि भैया मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं क्यों हूं। इसको क्या हार्मोन दिया जाए, क्या सिग्नल दिया जाए कि इसको अपना एक्चुअल रोल याद आ जाए, ये जो गलत कर रहा है वो करना छोड़ दे। वो तो दिमाग डिसाइड करेगा, और वो काम एक्यूलाइफ करता है अपने कैपेसिटी की वजह से। लेकिन वो चीज पहुंचे और उसमें रिसीव हो, उसका रिसेप्टर खुले ठीक से, वो काम में हेल्प करता है ओमेगा लाइफ। क्लियर है? यस सर। ओके, नाउ हेल्प टू प्रिवेंट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेंटेन्स स्किन एंड हेयर हेल्थ। तो वो समझाया कि क्यों इसमें विटामिन ई भी है, सब कुछ है। आई का फंक्शन क्यों इंप्रूव करता है, बताया एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है। मेंटेन हेल्दी ट्राइग्लिसराइड लेवल, कीप द हेल्दी बॉडी बाय मेकिंग द हेल्दी सेल मेम्ब्रेन, reducing joint tenderness and stiffness associated with arthritis and osteoarthritis, improve bone health by positively impacting the body's calcium levels, improve lung, क्योंकि इसमें कैल्शियम के दो टाइप है, तो इसलिए ये बोन का, तो सारी चीज मैं बता चुका हूं कि कौन सी चीज से क्या एडिशनल बेनिफिट इस ओमेगा से मिल जाता है, वही चीजें यहाँ पे डाली गई है। ठीक है, और इन्फ्लेमेशन को कम करता है, इसलिए अस्थमा में भी, जहां पे भी एंटी इन्फ्लेमेटरी 3 प्रोडक्ट हैं इसमें। सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन को ये हेल्प करता है, ब्रेन के डेवलपमेंट में, वो भी मैं बता चुका हूं। तो ये हो गया कि कितनी, ये केवल ऐसा नहीं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या हार्ट की प्रॉब्लम है तो ओमेगा दे दिया। यू कैन सी कि कितनी चीजों में आप इसको दे सकते हैं। कैन यू रिलेट बाय सीइंग दिस कि कितनी चीजों में ओमेगा दिया जा सकता है। एफिकेसीज, रिड्यूसिंग द पेन एसोसिएटेड विद पीएमएस। पीएमएस मतलब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मेंस्ट्रुएशन से पहले दिन में जब आपको यह महसूस होता है कि मेरा पीरियड शुरू होने वाला है,
तो लोअर एब्डोमेन में पीरियड शुरू होने से पहले जो पेन होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, जब आपको महसूस होता है कि मेरा पीरियड शुरू होने वाला है, जब महिलाओं को, सारी महिलाएं ध्यान से सुन रही है, जब महिलाओं को पीरियड शुरू होने वाला होता है तो दर्द क्यों होता है? जो पीएमएस है दैट इज नेचुरल, तो वो दर्द क्यों होता है? वो दर्द इसलिए होता है, पीएमएस जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, वो जो पेन होता है वो दर्द इसलिए होता है क्योंकि आपकी बच्चेदानी में एक लेयर तैयार होता है जिसमें ब्लड वेसल्स भी डेवलप होते हैं बच्चे के स्वागत के लिए। एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ती है, यानी एंडोमेट्रियम में स्वेलिंग आती है, यानी आपके बच्चेदानी में एक तरह से कह लीजिए कि स्वेलिंग आती है, लोअर एब्डोमेन में स्वेलिंग आती है। तो जब स्वेलिंग होगी तो दर्द होगा, और ओमेगा में क्या है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, तो वो क्या करेंगे, उस स्वेलिंग को और उससे होने वाले दर्द को घटाएंगे। हेल्प टू प्रिवेंट कोलोन, ब्रेस्ट एंड प्रोस्टेट कैंसर have all been correlated with low intake of omega-3, reduces plaque buildup and blood clots in arteries that lead to heart or brain stroke। जो मैंने फोटो बना के दिखाया था कि कैसे प्लाक जमा होने लगता है, दांतों के ऊपर जमा होता है उसको भी प्लाक बोलते हैं, और अंदर जो जमा होता है आर्टरीज में उसको भी प्लाक ही बोलते हैं। तो प्लाक के बिल्डअप को ये रिड्यूस करता है। improve cholesterol by lowering triglyceride and elevating HDL, good cholesterol level, because of DHA and EPA। इसमें जो EPA और DHA है उसकी वजह से आपका जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, उसको घटाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। लेकिन वो ओमेगा लेने से नहीं होगा, वो तब होगा जब आपका ओमेगा शरीर में जा करके DHA और EPA में इफेक्टिवली ब्रेकअप हो पा रहा है उसका। ओमेगा 3 अंदर जा करके अगर EPA और DHA में अलग अलग कन्वर्ट नहीं हुआ तो वो अपना जो मेन पर्पस है वही नहीं पूरा कर पाएगा। एंड दैट इज वेयर जो वेजिटेरियन ओमेगा है, फ्लेक्सीड ऑयल वाला, वो फेल हो जाता है क्योंकि उसका जो कन्वर्सन रेट है दैट इज बिलो 25%। और जो फिश ऑयल का है वो है 80 to 97%। डिपेंड करता है कि जो आपका फिश है वो किस सोर्स से लिया गया। अब ये रिकमेंडेड और सुटेबल किसके लिए, जो उसका डोजेज है वो नॉर्मल डोजेज है, 1 कैप्सूल डेली डिनर के बाद। सबसे बेस्ट टाइम है इसको लेने का डिनर के आधे घंटे बाद विथ ल्यूकवार्म वाटर। बट आप फूड के बाद कभी भी ले सकते हो इफ इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू टेक आफ्टर डिनर। ठीक है। अब ये जो पॉलियोल्स हैं इसमें उसके लेक्सेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, और इसको अगर आपको कंटिन्यूअस यूज करना है फॉर बेटर हेल्थ, नॉट फॉर ट्रीटमेंट, देन आपको 1 हफ्ते का गैप ले सकते हैं। आप 30 दिन यूज, 1 महीना यूज किया, 1 हफ्ते का गैप लिया, फिर 1 महीना यूज किया, फिर 1 हफ्ते का गैप, लाइक दैट। ओके, क्योंकि ओमेगा 3 की जरूरत शरीर में हमेशा होती है, और ये हर किसी को, हर एज ग्रुप को दिया जा सकता है। पीपल जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज के रिस्क पे है या जिनको है उनको तो देना ही है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई है उनको तो देना ही है, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है उनको तो देना ही है, डिप्रेशन, एंजाइटी, अल्जाइमर, ऐसे स्ट्रेस, ये सब पेशेंट्स को, डिमेंशिया, ये सब पेशेंट्स को देना ही है। जो बच्चे हैं जिनको ADHD की प्रॉब्लम है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, उनको भी ये देना है। Then coenzyme Q10, this is not in service, आउट ऑफ सेल्फ है, अभी आएगा तो उसके बारे में ट्रेनिंग तो मैं डिटेल में ले ही लूंगा। लेकिन आज तो हमारा ओमेगा ने ही बहुत लंबा टाइम ले लिया, और इट टेक्स टाइम। ओमेगा बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोडक्ट है, इतने सारे इंग्रेडिएंट हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, तो ये टाइम लेता है। सो नाउ वी आर एट 10:45। तो अब टाइम आता है कि मैं जो कल सवाल 8 स्टार अपकमिंग ब्रॉन्ज लाइन
और गोल्ड लाइन, ये सब के लिए ब्रॉन्ज लाइन, ये सब के लिए छोड़ के गया था, उस सवाल का हम जवाब ले लें। तो कौन कौन है? सोनल मैम कहाँ चली गई? सर मेरे लाइन ऑफ स्पॉन्सर में मैंने अपने अपलाइन को फोन किया था, लेकिन उसको नहीं पता है। नहीं पता है? हाँ, उसने कुछ बताया कैसे कुछ पॉइंट होते हैं, तो मैंने उसको ये पूछा था कि जितने भी ब्रॉन्ज लाइन है, और आपने जो कल बताया था ना कि एक ब्रॉन्ज लाइन है 200 पीवी करता है, 3,000 पीवी से उसके एच स्टार भी एक्टिव है, तो उसको कितना आएगा, और किसी ने ये किया तो उसको कितना आएगा। तो बोले कि मुझे ये पता है कि जो इलाइट बोनस है वो इंडिया के जो रिटेल सेल है ना उसके ऊपर काउंट होता है, और उसमें कुछ पॉइंट होते हैं, और वो पॉइंट भी कंपनी डिसाइड करती है। कंपनी डिसाइड नहीं करती, इट्स ऑल कैलकुलेशन। कंपनी अपनी मर्जी से कैसे डिसाइड कर लेगी? फिर तो चमचागिरी शुरू हो जाएगी। फिर वो जो था ग्लोबल, तो वो बोलते वो पैकेजिंग सेल और रिटेल सेल पे ही काउंट होता है, लेकिन कंपनी का टर्नओवर क्या होता है, कैसे होता है, वो तो सबको इक्वल आता है। जितने भी ब्रॉन्ज लाइन है, गोल्ड लाइन है, सिल्वर लाइन है, वो सबको इक्वल आता है। इक्वल आता है? इक्वल मीन्स कि ऐसा नहीं होता कि उसने कितना काम किया है, लेकिन वो एक्टिव है तो सबको सेम आता है, ऐसा बोला उसने। सबको सेम कैसे आएगा? आप खुद सोचो, सबको सेम आएगा तो कोई केस नहीं कर देगा कंपनी पे? इट इज नॉट इक्वल, देयर इज अ सिंपल फॉर्मूला। चलिए, और भी बहुत सारे लोग हैं। सुल्तान सर आप बताओ, आपने पता किया? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर हमने पता किया था, लेकिन वही था कि अभी वो पूरी बात किसी को नहीं पता है, और वो कल का टाइम दिया है कि कल हम पता करके कंपनी से बताएंगे। और सर हमने एक अपने स्तर से हमने देखा था, जैसे कि ना एलीट बोनस जो है, ये सर कब मिलती, कब है? मिलती ही नहीं है, मुझे लगता है ये मिलती है तो ये एक्सीलेंस बोनस के नाम से। तो ये तो हर महीने मिलती है, ये हर महीने मिल जाती है ना सर? हर महीने मिलती है, लेकिन एक्सीलेंस बोनस के नाम से मिलती है। एक्सीलेंस बोनस के नाम से, हाँ मैंने वो देखा था। तो वो उसमें मतलब जो हमने स्क्रीनशॉट भी लिए थे, तो उसमें एक व्यक्ति का हमारे उनसे पूछा था, तो उन्होंने भेजा था। तो उसमें है जो सर एक्सीलेंस बोनस के नाम से, तो ये मिल जाती है अपने इंडिया टर्नओवर वाली है एलीट बोनस। कैलकुलेशन का उसका भी फॉर्मूला है जो कल हमने समझा था। तो सर उनकी जो आईडी थी, तो उस आईडी में जो हमने देखा, लेकिन वो सर दोनों आईडी में सेम आया, 183.12 आया है। किसका? सर मुझे भी इतना ही आया है, मुझे भी वही आया है। एक्सीलेंस जो बोनस है 183.2 आया है। देखिए उसमें दोनों में लिखा है, हमने देखा था, स्क्रीनशॉट लिया था, तो 183.12 है एक्सीलेंस बोनस के नाम से। हाँ, तो ब्रॉन्ज लाइन के लिए एक पॉइंट का वैल्यू वो डिसाइड हुआ होगा ना उस पर्टिकुलर मंथ में। ओके, तो मतलब ये एक्सीलेंस बोनस, तो फिर जो पॉइंट डिसाइड हो जाएगा वो सभी को मिलेगा ना? हाँ, वो तो पॉइंट वैल्यू डिसाइड, उसमें तो पॉइंट का ही वैल्यू डिसाइड कर देते हैं ना। लेकिन यहाँ पे तो टर्नओवर का वैल्यू है। अच्छा जी। नहीं तो सर ये जो बंदा, जिस बंदे का मैंने जिससे बात हुई थी, उसके नीचे ऑलरेडी कई एक ब्रॉन्ज लाइन है, वो भी ऑलरेडी गोल्ड लाइन है, लेकिन उनका वो ब्रॉन्ज लाइन मेंटेन था, तो 183.12 आया है। लेकिन इनके नीचे जैसे कल आप बता रहे थे कि मान लो और भी लोग होंगे, अगर आप गोल्ड लाइन है और आपके नीचे कोई ब्रॉन्ज लाइन है, तो वो नहीं काउंट होगा आपके लिए। एडिशनल तभी काउंट होगा जब आप गोल्ड लाइन है और आपके नीचे भी गोल्ड लाइन है। सिमिलर और हायर रैंक विल बी काउंटेड। ओके जी। ब्रॉन्ज लाइन, गोल्ड लाइन है तो उसके नीचे तो ब्रॉन्ज लाइन होना नेचुरल सी बात है जी। When you have similar or higher line rank in your downline, their points. ओके सर, ओके ठीक है। जैसे लाइन है, उनके नीचे सर, एक लाइन है, उसका पॉइंट उनको, उसके पॉइंट का बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा। बट इफ सी ऑल्सो बिकम्स अ गोल्ड लाइन तो जुड़ेगा। तो इनका सर जो ब्रॉन्ज था ना, दिसंबर का $90 आया है, ठीक है, ब्रॉन्ज लाइन का। और इन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा है मुझे। और किस बोनस का भेजा है उन्होंने? ऑनरेडी बोनस का तो नहीं भेज दिया। हाँ, ऑनरी बोनस की बात कर रहा हूँ सर। एक्सीलेंस बोनस तो 183.12 आया है दोनों आईडी पे। दो लोगों का ब्रॉन्ज पे हमने पता किया, दोनों लोगों का 183.12 है। देखिए मैं आपको बताता हूँ जी।
जैसे आपने बताया 33%, ये 0.33, जी जी, ठीक है, वो तो लॉजिक नहीं है। लॉजिक क्या है? सिंपल, मैं आपको बताता हूं। ये अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे ना तो सबको समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए पूरे वर्ल्ड का टर्नओवर है 1,00,000 BV, जी ओके। अब ब्रॉन्ज लाइन को डिस्ट्रीब्यूट करना है 1%, ठीक है, जी सर। 1%। अब 1% में कितने सारे ब्रॉन्ज लाइन है, ठीक है। अब इसका 1% कितना हुआ 1,00,000 BV का? 1,000। 1,000 BV, ठीक है। अब कंपनी क्या देखती है कि इस टर्नओवर में आपका शेयर क्या है। मतलब आपका मान लो टर्नओवर है 300 BV, ठीक है, क्योंकि हमने ये 1,00,000 BV कम लिया है तो हम कम पे कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लो एक ब्रॉन्ज लाइन का टर्नओवर है 300 BV, ठीक है जी। तो 1,00,000 BV का कितना परसेंट हुआ 300 BV? 0.3। 300 में आपको 1,00,000 से भागा देना पड़ेगा, है ना। 300 गुने 100, 300 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1,00,000, राइट। कितना हो जाएगा? 0.3। ये कितना परसेंट हुआ? मतलब आपका टर्नओवर जो है वो दुनिया के सॉरी आपका जो टर्नओवर है वो दुनिया के टर्नओवर में 0.3% का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। आपका हक कितना हुआ? कितना हक हुआ? 0.3%। तो 1,000 का 0.3% यानी 1,000 BV में 0.3% आपका शेयर बना, ठीक है। 0.3% शेयर बना। लेकिन अब आता है क्वेश्चन कि कितने लोग हैं। 0.3% अगर 1,000 में आपको दे दिया, ठीक है, तो वो तो 300 हो जाएगा। 3 ही लोगों में तो नहीं बंटना है, 4 ही लोगों में खत्म हो जाएगा। ये एक सिंपल कैलकुलेशन है आपका शेयर कितना होना चाहिए वो निकालने के लिए, राइट। यहां तक क्लियर है कि यहां तक किसी को डाउट है? नहीं, ठीक है सर, ठीक। अब 1,000 BV जो निकाला है 1%, इसमें कंपनी निकालती है एक जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट मतलब डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्टिव ब्रॉन्ज लाइन। मान लीजिए 100 ब्रॉन्ज लाइन एक्टिव है, ठीक है, 100 ब्रॉन्ज लाइन एक्टिव, तो जनरल पॉइंट कितना निकलेगा? 10 BV पर ब्रॉन्ज लाइन, ये निकलेगा। जी सर। ये सबको मिलना चाहिए। लेकिन समस्या यहां पे आती है कि कोई ज्यादा ले रहा है, कोई कम ले रहा है। तो यहां पे आपका जो टर्नओवर का परसेंटेज था 0.3, उसको इस जनरल पॉइंट से गुना कर दिया जाता है। तो आपका कितना शेयर हो जाएगा? $3। $3। ये फॉर्मूला है इसका। ग्लोबल टर्नओवर, इंडिया का टर्नओवर, उसमें आपका क्या हिस्सा है उसके हिसाब से ये निकाला जाता है। और जो पर हेड बन रहा है उसमें से उतने से मल्टीप्लाई करके उतना आपको दे दिया जाता है। तो जिसका टर्नओवर ज्यादा है, जिसका मान लीजिए कि कोई ऐसा भी होगा जिसका टर्नओवर होगा मान लीजिए 1%, जिसका हिस्सा 1, तो उसको पूरा 10 मिलेगा। किसी का 1.5 है तो उसको $15 मिल जाएगा। जिसका जितना ऊंचा टर्नओवर उसको उतना ऊंचा ऑलरेडी बोनस मिल जाएगा। क्लियर है? लेकिन इसमें कैलकुलेशन में ऐसा नहीं है कि हर महीने बैठ करके आप कैलकुलेट करते फिरे, बिकॉज वहां पे आपको 3 क्वेश्चन आएंगे,
ठीक है, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते इसको, फिर भी उसके लिए आपको बहुत ज्यादा डेटा चाहिए होगा। पहला डेटा कि दुनिया का टर्नओवर कितना हुआ, ठीक है, पहला क्या डेटा निकालना पड़ेगा आपको कि दुनिया का टर्नओवर कितना हुआ। दूसरा डेटा निकालना पड़ेगा कि उस टर्नओवर का बीवी कितना हुआ, क्योंकि बीवी हर जगह सेम नहीं है। और तीसरा डेटा निकालना पड़ेगा कि कितने ब्रॉन्ज लाइन पूरी दुनिया में एक्टिव थे। ये डेटा निकालना पॉसिबल है? नहीं सर। ये डेटा निकालना तभी पॉसिबल है जब कंपनी के CHQ में आपका कोई लिंक है। CHQ का जो कैलकुलेशन डिपार्टमेंट है उसका कोई लिंक है। तो ये डेटा निकालना और मुझे जो बोनस मिला है वो सही मिला है कि गलत मिला है, ये कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल काम है। बट सिंस इट इज, इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस हो ही नहीं सकता, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि ये किया जाता है सॉफ्टवेयर के द्वारा। जो पूरी दुनिया का बोनस कैलकुलेशन का सॉफ्टवेयर है वो अलग अलग है, समझ रहे इस बात को? सबका कैलकुलेशन कंट्री वाइज होता है। कंट्री वाइज होता है मतलब इंडिया के बोनस का कैलकुलेशन इंडिया का सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करता है, वैसे सभी देशों का होता है, ठीक है। लेकिन जो ग्लोबल टर्नओवर में होता है, सभी का कैलकुलेशन होने के बाद वो जाता है ऑडिट के लिए चाइना में। वहां पे ऑडिट करने के बाद जो ऑनरेडी बोनस है वो रिलीज किया जाता है, बिकॉज दे हैव टू, क्योंकि सबका जो इंडिया का वो है सॉफ्टवेयर है वो तो केवल इंडिया का वो भेजेगा कि कितने ब्रॉन्ज लाइन एक्टिव थे और इंडिया में कितना परसेंटेज बीवी हुआ, ऐसे ही सारे देशों से आएगा। तो सॉफ्टवेयर एक नॉर्मल जो आपका ऑनरेडी बोनस है वो नॉर्मल बोनस के साथ तुरंत मंथली कैलकुलेट होता है, बट मंथली तुरंत अपडेट नहीं होता है। आपने ये गौर किया है सोनल मैम? मंथली कैलकुलेट तो होता है लेकिन मंथली तुरंत अपडेट नहीं होता है ऑलरेडी बोनस, कि हर महीने वो आपको तीन महीने होने के बाद क्वार्टर के एंड में ही तीनों महीने का अलग अलग दिखाएगा। जी सर जी। बिकॉज दिस गोज फॉर फाइनल कैलकुलेशन ऑडिट टू CHQ कैलकुलेशन डिपार्टमेंट। बिकॉज सारे कंट्रीज का क्लब करना और सारे कंट्रीज के बीवी का एवरेज निकालना ये काम वहीं पे होता है। तो ऑलरेडी बोनस जो जब कैलकुलेशन हर महीने का है, जब मंथली कैलकुलेट हो रहा है, मंथली मिल रहा है, तो क्वार्टर में देने का क्या लॉजिक है, ये भी तो सवाल आ सकता है ना किसी के मन में, जब आप किसी को प्लान दे रहे हो तो आ सकता है कि नहीं आ सकता है? सर मुझे ही आया था भाई, जब ये हर महीने तुम कल दे रहे हो, हर महीने का दे रहे हो, तो 3 महीने पे क्यों देते हो? हर महीने दे दो। लेकिन उसके पीछे रीजन ही यही है कि इसका जो जॉइंट कैलकुलेशन होता है वो होता है CHQ में। तो इंडिया ने अपना डाटा भेज दिया, मान लो किसी कंट्री का डेटा लेट आया और सभी जगह का डेटा आया, उसके बाद देखे गए कि हाँ, जैसे मान लो कि जनवरी का डेटा गया, जनवरी खत्म हुआ, बोनस मंथ खत्म हुआ सारी दुनिया का, जनवरी का डेटा गया, तो पहले तो सारी कंट्री का डेटा आ गया, ठीक है। उसमें देखेंगे कितने ब्रॉन्ज लाइन किस कंट्री में एक्टिव थे, टोटल ब्रॉन्ज लाइन होंगे, फिर इस कंट्री का इतना बिजनेस वॉल्यूम था, इस कंट्री का इतना बिजनेस, सारे वो कैलकुलेट होंगे। उसके बाद वो निकाला जाएगा कि किस ब्रॉन्ज लाइन को कितना मिलेगा। तो वो जो रीजन है, इसके लिए ही ये क्वार्टरली, वो भी ऐसा नहीं कि 3 महीना होते ही तुरंत अपडेट हो जाता है, क्वार्टर खत्म होने के बाद भी 12-15 दिन के बाद ही अपडेट होता है शेयर में, आप अगर गौर करेंगे। 15-16 तारीख को सर दिखता है और 18-19 तारीख में आता है। जबकि जो दूसरा बोनस है मंथली बोनस, वो 6-7 तारीख को दिखने लगता है। लेकिन ये ट्रांसफर तुरंत होता है, जिस दिन अपडेट होगा उसके 1-2 दिन में ट्रांसफर होगा। तो दैट इज ऑल अबाउट ऑनरेडी बोनस। उसके बाद है स्पेशल अवार्ड्स। सर यहाँ इसमें ऑनरेडी बोनस में एक सवाल, जैसे आपने बोला कि जो एक्टिव ब्रॉन्ज लाइन है, तो जैसे अगर कोई सिल्वर लाइन है, आपने कहा था उसको ब्रॉन्ज लाइन का 1% मिलेगा और सिल्वर लाइन का 1% अलग से मिलेगा, राइट? तो अभी आपने बोला जो एक्टिव ब्रॉन्ज लाइन कैलकुलेट होंगे, तो जो सिल्वर लाइन है तो वो ब्रॉन्ज लाइन में भी कैलकुलेट होगा और सिल्वर में भी अलग? हाँ, उस पूल में भी कैलकुलेट होगा और उस पूल का जो जनरल रेट निकला है उसके टर्नओवर को उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। सर जो सिल्वर लाइन है वो उस सिल्वर लाइन का फिर वो कैसे
रेशियो प्रोपोर्शनेट कैसे करेंगे कि वो एज अ ब्रॉन्ज लाइन उसने क्या टर्नओवर दिया और एज ए एसएल उसने क्या? टोटल टर्नओवर का में परसेंटेज, आपकी वो जो टर्नओवर है वो सिर्फ आपकी ग्लोबल टर्नओवर में हिस्सेदारी के लिए देखा जाता है। अब वो भी डायरेक्ट नहीं होता है, वो पहले कंट्री में आपकी क्या हिस्सेदारी, मैंने कहा ना कि हर कंट्री का बिजनेस वॉल्यूम अलग है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इंडिया में एक किसी महीने में 10 करोड़ का टर्नओवर हुआ, ठीक है, और यूके में भी 10 करोड़ का टर्नओवर हुआ, और ऑस्ट्रेलिया में भी 10 करोड़ का टर्नओवर हुआ, और श्रीलंका में भी 10 करोड़ का टर्नओवर हुआ, लेकिन बिजनेस वॉल्यूम सारे देशों का अलग अलग होगा। ठीक है, तो यानी मान लीजिए कि जो बंदे ने 100% बिजनेस वॉल्यूम वाली कंट्री में टर्नओवर दिया है, वो तो उस पूल में अगर वो 5000 पीवी कर रहा है तो वो 5000 बीवी दे रहा है, राइट। लेकिन जो 60% बीवी वाले कंट्री में है वो 5000 पीवी कर रहा है तो बीवी तो 3000 ही दे रहा है। तो एक्चुअली इट इज कैलकुलेटेड कि आप बीवी कितना दे रहे हैं। इसलिए इसको कंट्री टर्नओवर से भी रिलेट किया जाता है, बट ओनली बीवी इज कैलकुलेटेड, इसलिए वो अफेक्ट नहीं करता है। अगर पीवी पे कैलकुलेशन होने लगे तब तो ये हिसाब और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब कंपनी ने 1% निकाला, 1% में वो टर्नओवर का फ्रैक्शन तो एक फिक्स हो गया कि 0.3 है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, 1000 बीवी निकला और 100 एक्टिव ब्रॉन्ज लाइन है, तो एक पॉइंट निकला 10 बीवी का, 10 को 0.3 से गुना किया। लेकिन अगर दूसरे 1000 बीवी में 70 ही ब्रॉन्ज लाइन है तो वो तो 10 से ज्यादा हो जाएगा ना, 13 के करीब हो जाएगा, तो 13 को 0.3 से गुना किया जाएगा। ऐसे करके किया जाता है। और सर रिटेल सेल तो ग्लोबली ली जाती है और डेवलपमेंट सेल सिर्फ इंडिया की है? पूरी बीवी ली जाती है, पूरे मंथ की बीवी ली जाती है। इंडिया में 2 तरह के सेल हैं, इसलिए दोनों का लिया जाता है। कुछ कंट्री में एक ही तरह का सेल है तो वहां का एक ही लिया जाता है। जो टोटल टर्नओवर हुआ उससे जो बिजनेस वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ वो लिया जाता है। ओके, अब चौथा बोनस, लास्ट बोनस क्या है, 8वां बोनस? एक स्पेशल बोनस है, स्पेशल अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स। ये होता क्या है? देखो इसमें द TNPV ऑफ ऑनरेरी बोनस इज इंक्लूसिव ऑफ बोथ डेवलपमेंट सेल एंड रिटेल सेल्स। द कैलकुलेशन ऑफ ग्लोबल डिविडेंड इज इंक्लूसिव ऑफ रिटेल सेल्स। The development sale of those distributors who had qualified in their respective country are included in the global dividend. Global dividend में include किया जाता है उसको, और global ratio में आपका क्या शेयर है वो देखा जाता है। स्पेशल अवार्ड 3%, इंटरनेशनल सेमिनार टूर्स के लिए 1%, लग्जरी कार अवार्ड 1.5% एंड लग्जरी विला अवार्ड इज 0.5%। तो आपने देखा होगा कि कंपनी क्या करती है, इसका जो कैलकुलेशन है ये तो कंपनी ने 3% निकाल के अलग कर दिया। अब लेट्स से, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, लेट्स से कार अवार्ड में 1.5% टर्नओवर का देना है, तो ये एनुअली कंपनी एक हिसाब रखती है, क्वार्टरली एंड एनुअली। अब कंपनी के पास जमा हो गया, मान लो कि 100 करोड़ रुपए जमा हो गए उस पूल में, ठीक है, और कार अवार्ड देना है। कंपनी ने कार अवार्ड निकाला, लेकिन ये जो बीच में जो वो वाला पीरियड है, कोरोना वाला पीरियड निकला है, तो कोरोना वाले पीरियड में बहुत सारे लोग कार अवार्ड क्वालिफाई नहीं कर पाए क्योंकि बहुत जगह पे बिजनेस ने क्रिपल किया बहुत टाइम तक। तो कंपनी के पास जो वो 1.5% था, उसमें से कंपनी को वो 1.5% जो कार अवार्ड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करना था, उसमें से बच गया फंड, वो पाइल अप हो गया 2 साल का लगभग। तो कंपनी के पास वो 1.5% तो एनुअल ले ही रही है, उसके अलावा जो एक्सेस फंड बचा, उसकी वजह से इंडिया में अभी 8 स्टार्स को, बांग्लादेश जैसी कंट्री में 7 स्टार को कार फंड दिया गया है। जो 8 स्टार को इस पॉलिसी में जो इंक्लूड किया गया है स्पेशल अवार्ड में आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे अपने देश में बोलते हैं कि इनको विला अवार्ड मिल चुका है। वैसे तो विला अवार्ड किसके लिए है? HD के लिए एंड डायरेक्टर्स के लिए,
लेकिन कई बार लॉयल्टी अवार्ड्स के तौर पे, जैसे अभी विला अवार्ड के तौर पे कुछ गोल्ड स्टार गोल्ड लाइन एंड अबव को दिया गया, उनके टर्नओवर पे रेशियो पे काउंट करके उनके लिए एक वो टारगेट दिया था अलग से। उस टारगेट को जिन लोगों ने स्टार गोल्ड लाइन एंड अबव ने पूरा किया उनको वो दिया गया। तो वो जब टर्नओवर सरप्लस हो जाता है तो वो इसमें कंपनी फेरबदल करती है। ये कंपनी का एक एनुअल बजटिंग होता है कि हमारे पास इतना बजट है इस साल कार अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो उसके हिसाब से कंपनी टर्नओवर का ट्रेंड देखती है और उसके हिसाब से डिसाइड करती है कि इतने महीने एक्टिव रहने के लिए बोलेंगे तो लगभग इतने लोग क्वालिफाई कर लेंगे, हमारा ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है? उसका कोई फॉर्मूला नहीं, वो एक कंपनी का अपना ट्रेंड एनालिसिस के बेस पे कंपनी करती है कि हमारे पास फंड इतना है इस कोड में और हमें इतने, वैसे ही टूर्स डिजाइन किए जाते हैं, एक्स्ट्रा टूर्स निकाल दिए जाते हैं बीच में कभी छोटे, वो उसकी वजह से। तो ये बोनसेस खत्म हो गए।